नमस्कार, गुड इवनिंग। म्यूचुअल फंड शो लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। आज चर्चा आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर होगी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बाजार की इस गिरावट में आप एसआईपी के जरिए कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही कुछ खास पेशकश भी आपके लिए लेकर आए हैं। मिड कैप फंड्स पर बातचीत होगी, यानी कि मिड कैप कौन से आप चूज कर सकते हैं, एक्सपर्ट की क्या पसंद है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, यानी आपके पोर्टफोलियो पर चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे मिड कैप फंड्स के साथ। हमारे साथ इस चर्चा में अभिनव अंग्रीश है, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्वेस्ट ऑनलाइन। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव आपका। और जैसे कि हमने जिक्र किया मिड कैप का, पिछले साल की अगर तुलना की जाए 2014 में एक ड्रीम रन रहा मिड कैप फंड्स का। और अगर परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो जो टॉप परफॉर्मर्स थे वो मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी के ही थे। लेकिन इसमें जोखिम काफी होता है। एज एन एक्सपर्ट अगर हम आपसे राय जानना चाहें कि इस साल भी आपको क्या लग रहा है, क्या मिड कैप फंड्स में, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में वही रनअप अगर देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि अगर लॉन्ग रन के लिए कोई पोर्टफोलियो बना रहा है तो शायद लार्ज कैप में एक्सपोजर ज्यादा रखना चाहिए। एग्जैक्टली रणनीति कैसे तय करें? देखिए पल्लवी, आप जनरली एक पोर्टफोलियो प्योर रिटर्न्स के बेसिस पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सेक्टर एलोकेशन है या इंडस्ट्री एलोकेशन आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चूज़ करें। नेचुरली अगर रिटर्न्स ज़्यादा हैं तो एक नॉन फैक्ट है, इससे थंब रूल की हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिड कैप फंड स्मॉल कैप फंड अच्छे नहीं होते या मिड कैप इन्वेस्टमेंट अच्छे नहीं होते, बट रिस्क प्रोफाइल इज़ वेरी एसेंशियल। तो लार्ज कैप्स जनरली काफ़ी नॉन कंपनीज में इन्वेस्टेड रहते हैं, जैसे आपके रिलायंस हैं, स्टेट बैंक है, इन्फोसिस है। तो आपको पता है क्या कंपनीज है, इनका एक बड़ा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चार्ट है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो काफ़ी कंफर्ट रहता है इन्वेस्टर को, उनको पता है कि अगर कल बाजार में गिरावट भी आएगी, हो सकता है आगे चल के जब बाजार बढ़ेगा तो आपके रिटर्न्स उसमें रिकवर ज़्यादा होंगे। मिड कैप में जनरली क्या होता है, ये लो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं और काफ़ी इतने वेल रिसर्च स्टॉक्स मार्केट में नहीं होते, बिकॉज वैल्यूज़ कम रहती हैं। और जनरली जब वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कुछ करते हैं तो उस समय इनकी रिसर्च ज़्यादा होती है, तब मिड कैप में काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिलती है। पर हिस्टोरिकली ये फैक्ट भी है, जब एक ट्रेंड या बुल रन जिसे हम कहते हैं वो जब चलता है तो मिड कैप्स जनरली लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करते हैं। वो इस साल भी हुआ है। हालांकि हमारा मानना भी ये है कि अगले 4-5 साल जब तक बुल रन चलेगा, मिड कैप में डेफिनेटली आपको रिटर्न्स कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे। बट ये अगेन ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जी। इसका ये मतलब नहीं कि अपने आप सारे पैसे निकाल के मिड कैप में डाल दें। इनफैक्ट परफॉर्मेंस की आपने बात की, हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि पिछले 3 साल में टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन से रहे हैं मिड कैप कैटेगरी में। बिरला सन लाइफ का प्योर वैल्यू एक फंड चुना है हमने ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिटर्न। बीएनबी पारिबा का भी मिड कैप फंड है, लगभग 34% रिटर्न उसमें देखने को मिला है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी 37% के आसपास इसके रिटर्न्स है। साथ ही अगर स्मॉलर कंपनीज की बात करें तो फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज ने 42% तक का रिटर्न दिया है। साथ ही एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी दैट इज क्लोज टू 32%। लेकिन आपकी पसंद हम जानना चाहेंगे, क्या आपके पसंदीदा मिड कैप फंड्स में से क्या इनमें से कोई शामिल है या फिर कोई और फंड आप सजेस्ट करेंगे अगर निवेश करना हो तो? जरूर। देखिए, आपने जो फंड्स के नाम भी लिए हैं ये 3 साल के रिटर्न्स पे लिए, इनमें मैक्सिमम रिटर्न लास्ट 1 से 1.5 साल के बीच में आए हैं। अगर आपको रिटर्न्स कंपेयर करने हैं और क्या परफॉर्मेंस है तो एक्चुअली आप 1.5 साल पहले जाके उनके 3 साल के रिटर्न्स चेक करें तो आपको एक्चुअली मिड कैप पे आइडिया आएगा। हालांकि मिड कैप स्पेस में जो हमारा फेवरेट फंड है वो यूटीआई मिड कैप फंड है। काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड मिड कैप फंड है। इसका एक्सपोजर करीबन 16% ऑटोमोबाइल्स में है, करीबन 15% बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स भी हैं। तो एक काफ़ी ब्रॉड बेस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। और मैं ये नहीं कह रहा टॉप परफॉर्मिंग फंड है, बट ऑफकोर्स टॉप क्वार्टाइल या टॉप 5 या 4 फंड्स में आपको हमेशा ये दिखता है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर ए वेरी मेनी डिफरेंट टेन्योर्स। तो मेक सेंस। हमारा सजेशन रहेगा कि यूटीआई मिड कैप विल बी आवर बेस्ट पिक। एक बार इसके ब्रेकअप के भी देखें तो ये ज्यादा निवेश उसका मिड कैप फंड्स में होता है। लगभग 54% जो है वो मिड कैप स्टॉक्स में ये निवेश करता है। साथ ही लार्ज कैप में भी एक्सपोजर क्लोज टू 19%, और जो रिमेनिंग है वो स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियों के शेयरों में इसका निवेश है। तो यूटीआई मिड कैप एक्सपर्ट की तरफ से टॉप मिड कैप फंड है। हालांकि हमने परफॉर्मेंस बेसिस पर कई सारे फंड्स में निकाले थे, लेकिन इन्वेस्ट ऑनलाइन की तरफ से ये एक फंड है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और सबसे पहले जो दर्शक हैं फोन लाइन पर दिनकर राय हैं इलाहाबाद से। नमस्कार दिनकर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम।
मैंने जो है ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रखा है SIP के जरिए। ऑलरेडी अराउंड 6 इयर्स हो गया है। तो मुझको इसके बारे में जानकारी लेनी है कि मैं इसमें बने रह सकता हूँ या फिर मैं निकल जाऊँ कोई अच्छे और फंड में इन्वेस्ट करूँ। राइट। इनफैक्ट दिनकर, आपने जो पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया था उसमें कई सारे फंड्स थे, जिसमें आपने डेट भी मेंशन की है कि कितने समय से आप उसमें निवेश कर रहे हैं। एग्जैक्टली नजरिया कितना रखा है, कितने टाइम तक बने रहेंगे इन सभी फंड्स में? और साथ ही आपने जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का जिक्र किया, तो जो सेक्टोरल फंड्स हैं उनको चुनने की क्या वजह है? एक्चुअली मैम, मेरा नजरिया जो है अभी 10 साल तक और मैं इसमें बने रह सकता हूँ, जो सारे फंड्स हैं जी। और कुछ यूलिप्स भी आपने लिए हुए हैं। टाटा AI के 2 फंड्स आपने बताए हैं, बजाज अलियांस का भी एक यूनिट गेन प्लस है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपने क्या रखी है? हालांकि ये सब लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर रहे हैं, पर कोई खास मकसद है, कोई गोल है जिसके लिए आप रकम जमा कर रहे हैं? मैम, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं सारे मैं अपने रिटायरमेंट के लिए एज रखे हैं, क्योंकि 10-15 साल के लिए। और यूलिप्स है इंश्योरेंस का, और ये जो टाटा AIG वाला है इसमें 1 लाख का प्रीमियम था, तो इसको मैं अभी निकलना चाह रहा हूँ, इसमें से टर्म प्लान लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने 3 पॉलिसीज बताई हैं और लगभग काफी समय हो चुका है। अभिनव, अगर इनके बीमा पोर्टफोलियो की तरफ देखें तो टाटा AI का जो एक प्लान है इन्वेस्ट अश्योर, उसमें लगभग 1 लाख रुपए तक का प्रीमियम देते हैं, जिसमें से अभी निकलना चाहते हैं। और एक और पॉलिसी इसी नाम से ही, जिसमें 50,000 रुपए सालाना देते हैं। बजाज अलियांस का भी जो प्लान है उसमें 20,000 रुपए 2010 में इन्होंने शुरू किया था। संक्षिप्त में चाहेंगे कि इनकी यूलिप पॉलिसीज पे भी आप राय दें, और साथ ही जो इनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जो ये लॉन्ग रन के लिए बनाना चाहते हैं, उसमें से क्या किसी फंड में से निकलना सही होगा एट दिस पॉइंट? कोई नया एडिशन उसमें आप करना चाहेंगे? थैंक्स पल्लवी। तो देखिए, मैं जनरली इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, जहाँ मैं ना हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्योर फ्रॉम द कवर ऑफ रिस्क पर्सपेक्टिव या प्योर टर्म प्लान के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करें, जो उन्होंने अभी मेंशन किया करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर इनको एग्जिट ऑप्शंस हैं इनके यूलिप में, स्पेसिफिकली इनकी वो मिनिमम पीरियड्स खत्म हो गए हैं और उनको अगर टैक्स फ्री फंड्स मिलते हैं 5 साल बाद, तो मेरे हिसाब से इनको एग्जिट करके प्योर टर्म प्लान्स ही चूज़ करने चाहिए। यूलिप्स जनरली परफॉर्मेंस ऐसी नहीं आती है जो आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलेगी, जो बहुत लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इनका पोर्टफोलियो मैंने देखा है। इनके पोर्टफोलियो में मैं ये रिकमेंड करूंगा, देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो है, बिकॉज इनके पास एक HDFC का बैलेंस फंड भी है और सामने इनके पास एक थीमेटिक फंड भी है जो ICICI का बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यू हो जाता है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप थीमेटिक फंड में रहें। उससे अच्छा आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स लें तो बेटर है, बिकॉज अगर कोई साइकिल आती है जिसमें फॉर सम रीज़न कोई थीम परफॉर्म नहीं करती, तो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ICICI बैंकिंग के ये सारे यूनिट्स शिफ्ट करके ये ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप फंड में लें, जो एक लार्ज कैप फंड है। उसके साथ एक मल्टी कैप फंड ऐड करें, जो है रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, UTI अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्ट करें, और कोटक सिलेक्ट फोकस। ये बेसिकली मैंने 4 फंड्स का इनके लिए पोर्टफोलियो बनाया है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्ट करें, और बाकी फंड्स नहीं रखना इट मेक्स मोर सेंस, पूरी परफॉर्मेंस और पूरी एनालिसिस ऑफ द स्कीम्स देखने के नज़रिए से। जी, तो यानी लंबे अवधि के लिए अगर आप चूज कर रहे हैं तो इक्विटी में ही निवेश करें, क्योंकि गोल्ड फंड की अगर बात करेंगे तो फिलहाल अभी नेगेटिव रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड से मिल रहा है, और ओवरऑल भी गोल्ड में ज्यादा बुलिश नहीं लगते हैं एक्सपर्ट्स। फिलहाल इतने फंड्स आप नोट कर सकते हैं, इनमें से किस में आपको शामिल होना है एक्सपर्ट ने बताया। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। एक बार तरीका याद दिला दें किस तरह से आप अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं हमें। आप ईमेल करें moniguru@zmedia.slgroup.com या फिर SMS कर सकते हैं सेव लिखकर अपना सवाल 57575 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आज म्यूचुअल फंड्स पर हो रही है। अभिनव अंगरीश हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। कुछ और दर्शक भी हैं इस वक्त फोन लाइन पर, साथ ही कुछ मेल भी से भी हमने सवाल चुने हैं। सुमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हिसार हरियाणा से। नमस्कार सुमित, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम, मैंने कुछ पर्सनल कुछ अपने नॉलेज से पोर्टफोलियो बनाया है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो ये मेरे टारगेट को अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जी,
मैम मैंने कुछ पीएफ में, मतलब पीएफ तो रूटीन में कट ही रहा है, मैं पीपीएफ में निवेश किया है और अभी एसबीआई फार्मा, एसबीआई ब्लू चिप और बिरला सनलाइफ टैक्स 96 और रिलायंस टैक्स। जी, आपके फंड्स हमें मिले हैं मेल पर। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि आपने पोर्टफोलियो कितने साल को देखते हुए बनाया है? 10 साल या 15 साल रहेंगे इस पोर्टफोलियो में? हाँ मैम, 10 साल तक मेरा टारगेट है। 10 साल के बाद गुड़िया की मैरिज करनी है, उसको मैंने निवेश किया है। जी 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 सुमिता, बने रहे फोन लाइन पर। जैसा आपने मेल में भी जिक्र किया, आप अपनी बेटी के लिए ये सब निवेश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा कदम है कि आप शुरुआत अभी से कर रहे हैं और अगले 10 साल बाद जानना चाह रहे हैं एक्सपर्ट से कितनी रकम आप जमा कर पाएंगे। अभिनव, जैसे कि बता रहे हैं पीपीएफ में ये रेगुलरली निवेश करते हैं, लगभग 2000 रुपए हर महीना। हालांकि बढ़ा सकते हैं एक्सपोजर, लेकिन आरडी और के अलावा भी, यानी पीपीएफ और आरडी जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अलावा भी कुछ इन्होंने फंड्स बताए। एसबीआई ब्लू चिप एक फंड इन्होंने बताया, इसके अलावा एसबीआई बैलेंस टैक्स रिलीफ 96 जो बिरला सन लाइफ का फंड है। इसके अलावा अपनी वाइफ के नाम से भी एक रिलायंस टैक्स सेवर में एसआईपी करते हैं। एक्सपोजर बढ़ाने की जरूरत है ईएलएसएस में, क्योंकि टैक्स छूट काफी अब बढ़ चुकी है और ये अभी भी 12,000 रुपए ही निवेश कर रहे हैं साल का। प्लस जैसा कि इन्होंने बताया था अगले 10 साल में बड़ी रकम चाहिए इन्हें, 30 लाख तक की। ऐसे में कितना एक्सपोजर इनको इंक्रीज करना होगा इक्विटी में? देखिए पल्लवी, डेफिनेटली आपको टैक्स ब्रेक मिली है तो आप 1.5 लाख तक की लिमिट है तो आपको एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको ना कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है ऑन अ मंथली बेसिस थ्रू एसआईपी, बल्कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। देखिए करंटली इनका पोर्टफोलियो 60-40 स्प्लिट में है, 60 टुवर्ड्स इक्विटी, 40 टुवर्ड्स डेट। जो इनकी डेट पोर्टफोलियो है, पीपीएफ आरडी वगैरह, इसमें 8-9% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई अपसाइड की भी इस पर गुंजाइश नहीं है। हालांकि इक्विटी में देखें तो 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इनका पीरियड काफ़ी अच्छा है। अगेन इनका पोर्टफोलियो काफ़ी मिक्स है, एक जगह इनके पास फार्मा फंड है और एक जगह इनके पास एक ब्लू चिप फंड भी है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये टैक्स अब फंड्स में अपना एक्सपोजर बढ़ा दें, बिकॉज इक्विटी एक्सपोजर के साथ जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो उनके लिए फ़ायदे में रहेगा, और साथ में एक लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। बिसाइड्स इनको अपना एक्सपोजर इक्विटी की तरफ करीबन 65-66% के आसपास रखना पड़ेगा कंपेयर टू डेट। तो इसके लिए उन्हें 2000 रुपये और ऐड भी करने पड़ेंगे पोर्टफोलियो में। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ में 2000 कंटिन्यू करें, रिलायंस टैक्स सेवर में 2000 कंटिन्यू करें, और रिलायंस टॉप 200 में आप 4000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करें। अगर आप ये पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं, एवरेज करीबन आपके पास 20 to 23 लाख का पोर्टफोलियो 10 साल में बन जाएगा, और उसी साइड ऑन द अदर साइड जो आपका डेट पोर्टफोलियो 8-9% पे ग्रो कर रहा है, वो आपका बैलेंस 7 से 8 लाख रुपए कवर कर लेगा। तो इस तरह आपका टारगेट 30 लाख का कंफर्टेबली विदाउट एनी स्ट्रेस मैनेज हो सकता है। जी, तो बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 में आप ऑलरेडी निवेशित हैं, रिलायंस टैक्स सेवर में भी आप ऑलरेडी निवेशित हैं, लेकिन रिलायंस टॉप 200 ये एक फंड है, नोट कर लें इसे और शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, ताकि आप इजीली अपने टारगेट तक पहुंच सके। अगले दर्शक की तरफ चलते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ ज्ञान शंकर जी मौजूद हैं वेस्ट बंगाल से। नमस्कार ज्ञान, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम, मेरा जो एसबीआई पीएसयू फंड में 10,000 है मैडम इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी टॉप 200 में 1000 है, एचडीएफसी इक्विटी में 1000 है, आईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप में 1000 है, उसके बाद आईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड में 1500 रुपया मंथली है जो एसआईपी है हमारा, और आईसीआई लार्ज कैप फंड में 20,000 रुपया हम इधर ही हाल फिलहाल जमा किए हैं। राइट। ज्ञान, आपसे मैं समझना चाहूंगी, इनफैक्ट जानना चाहेंगे, एक्सपर्ट भी अभिनव आप भी शायद जानना चाह रहे थे कि एसबीआई पीएसयू फंड जो है उसमें इतना एक्सपोजर क्यों है आपका? उसमें 10,000 रुपए जो आपने निवेश किया है, ये लमसम है या फिर ये एसआईपी है? नहीं सर मैडम, ये लमसम है और ये 2010 में ही किए थे मैडम। जी जी, और आपका ज्यादातर जो निवेश है एक ही एमसी में, एचडीएफसी बैलेंस टॉप 200 इक्विटी, एचडीएफसी में खाता है आपका शायद? हाँ मैडम। जी जी, अभिनव, ये काफी नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। कई बार हमने नोटिस किया है कि जिस बैंक में आपका खाता होता है आप उसी के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, और इस वजह से सारा जो इनका एक्सपोजर है वो एक ही एमसी में हो गया है। क्या ये एक चीज है जो इन्हें चेंज करनी चाहिए? एंड प्लस जैसा इन्होंने बताया कि क्योंकि ये 2025 यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए निवेश कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा एक्सपोजर कहाँ पर रखें, कितना चेंज करना होगा इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर? डेफिनेटली पल्लवी, जैसा आपने कहा बहुत सही बात है। आप जिस बैंक में आपका खाता है या जहाँ जनरली आप बैंक कर रहे हैं, या जब हमने ये भी देखा है कि लोगों को काफ़ी फोकस या ऐसा कंफर्टेबल रहता है अगर वो गवर्नमेंट या पीएसयू टाइप इन्वेस्टमेंट करें। आई थिंक इसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि काफ़ी वेल रेगुलेटेड फंड हाउसेज हैं, सारे सब सेबी के पर्व्यू में आते हैं, तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी चेंजेस चाहूँगा। आइडियली मैं सजेस्ट करूँगा कि SBI PSU से एक तो SBI मिड कैप में शिफ्ट कर लें। बैलेंस फंड में SIP करने से अच्छा है वो इक्विटी फंड में करें। आप एनीवे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हैं तो आप व्हाई नॉट बी इन अ बेटर इक्विटी फंड देन बीइंग इन अ बैलेंस फंड। तो आप HDFC की स्कीम्स जो आपने ली हुई हैं, बैलेंस स्कीम्स वगैरह हैं, वो आप शिफ्ट करके रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ में ले लें और ICICI फोकस ब्लू चिप ले लें एक लार्ज कैप की तरफ से कि आपका एक पोर्टफोलियो मिक्स डाइवर्सिफाई अच्छी तरह हो जाएगा। बट एक ही फंड हाउस या कोई मतलब इसमें कोई प्लान नहीं है कि आपने बैलेंस फंड्स लिए हुए हैं और साथ में साथ में थीमेटिक फंड है एंड सो ऑन। तो आई थिंक ये रियलाइन करना काफ़ी ज़रूरी है। वो कर लेंगे तो डेफिनेटली 10 साल में इनको काफ़ी बेटर रिटर्न्स मिलेंगे कंपेयर टू जो इनका पोर्टफोलियो अभी है। राइट तो आपने काफी सारे इसमें चेंजेस बताए और ज्ञान आपसे भी हम चाहेंगे आप नोट कर लें सभी चेंजेस जो यहाँ की टेकअवेज थे एक्सपर्ट की राय से। जो फंड्स आपको कंटिन्यू करने हैं ICICI फोकस ब्लू चिप, SBI मैग्नम मिड कैप और साथ ही रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, इन 3 फंड से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बहुत ज्यादा फंड्स होना भी एक आइडियल पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अभिनव हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और सवाल लेंगे लेकिन तरीका वही है, मेल करें या SMS करें moneyguru@zmedia और slgroup.com या फिर SMS करने के लिए कोड है सेव लिखकर अपना सवाल भेजें उसे 575755 पर। हम देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर हो रही है, कैसे आप कम जोखिम के साथ ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा ज्यादा समय के लिए निवेश करें, डिसिप्लिन के साथ निवेश करें। हमारे साथ अभिनव अंगरीश बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। अगला सवाल मेल के जरिए शामिल कर रहे हैं राकेश पलसारे जी ने सवाल बेंगलुरु से भेजा है। पोर्टफोलियो का जहां तक सवाल है 32 ईयर्स के हैं और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, कुछ ऑप्शंस भी आपसे चाहते हैं, लेकिन अभिनव जैसे इन्होंने मेल में लिखा कि आप शायद ज्यादा रिस्क ये नहीं ले पाएंगे, कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ये चल रहे हैं। हालांकि इनकम जैसा इन्होंने बताया 90,000 पर मंथ है और ये इन्वेस्ट कर सकते हैं 15 से 20,000 रुपए हर महीने। अगर रिस्क कम लेना है तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? कोई सिक्योर फंड्स जैसा इन्होंने जिक्र किया है, कोई बैलेंस फंड्स, कौन से फंड से शुरुआत करें? देखिए ये बड़ा एक अच्छा सवाल है बिकॉज जो प्रीवियस कॉलर्स हम कंपेयर कर रहे थे उसमें कुछ बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी स्पेसिफिकली हमें मेंशन किया है कि ये फंड्स में शायद ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इनका रिस्क प्रोफाइल उसकी तरफ नहीं है, इसलिए रिस्क प्रोफाइलिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हालांकि इनका पीरियड 20 ईयर्स का है, बट सिंस इनको कंफर्टेबल नहीं है तो हम रिकमेंड करेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट अपने पोर्टफोलियो का बैलेंस फंड्स में ही इन्वेस्ट करें और उसमें थोड़ी सी अमाउंट एक लार्ज कैप फंड में भी डालें सो दैट आपको फ्लेवर मिलेगा एक इक्विटी का। हो सकता है आगे चल के आप इसकी तरफ और कंफर्ट ले सकें। मैं इन्हें 3 बैलेंस फंड्स रिकमेंड करूंगा। टाटा बैलेंस फंड में ये महीने के 5,000 रुपये इन्वेस्ट करें, SBI मैग्नम बैलेंस फंड में ये 3,000 रुपये इन्वेस्ट करें, ICICI प्रू बैलेंस फंड में 5,000 करें और 7,000 रुपये रिलायंस टॉप 200 में डालें जो एक लार्ज कैप फंड है। इनका गोल भी काफ़ी कंफर्टेबली अचीवेबल है। इनफैक्ट अगर ये कंसिस्टेंटली 20,000 रुपये भी इन्वेस्ट करें फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स विदाउट एनी चेंजेस, 20 साल के लिए, तो कंफर्टेबली करीबन 2 करोड़ के आसपास का इनका कॉर्पस आराम से बन जाएगा। उसमें कोई इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिक्योर फंड्स ऐसे कोई इक्विटी में होते नहीं है बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक सिक्योर फंड्स, बट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी बेस्ड फंड्स ऑलवेज गिव यू बेटर रिटर्न्स। तो यानी 20 साल का एक एस्टिमेट अगर आपको शो करें कि एक अप्रोक्सीमेट, जैसे अभिनव ने भी कहा कि अगर आपको 10 से 12% का रिटर्न मिलता है तो जो आपने टारगेट रखा है 20 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का वो शायद आप अचीव कर पाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि इन्फ्लेशन को आपको जरूर अपने दिमाग में रखना होगा और हर साल आप अपने SIP की रकम भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। अभिनव आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। और अपने सभी दर्शकों को बता दें कि आज चर्चा सेविंग्स पर हुई, लेकिन आप अपने टैक्स से जुड़े सवाल भी इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। साथ ही हर मंगलवार को हम शाम 6:30 बजे अपने सवाल लेते हैं लोन्स को लेकर और इसके अलावा बुधवार को इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल करते हैं। थर्सडे प्रॉपर्टी के नाम रहता है और शुक्रवार को खास पेशकश होती है वुमेन स्पेशल, जिसमें महिला दर्शकों के सवाल लिए जाते हैं। तो आप अपने सवाल भेज सकते हैं हमें SMS या मेल के जरिए। स्क्रीन के निचले भाग में भी आप देख पा रहे हैं हमारा कोड सेव। फिलहाल आज के मणिपुर को ही समेटते हैं, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।